आज हम लोग समझेंगे कि सूर्य ग्रह को कैसे समझा जाता है लाल किताब के माध्यम से। इससे पहले हमने बृहस्पति ग्रह को समझा था। अभी हम ये कर रहे हैं कि कैसे हम समझें कि कोई ग्रह हमारा अच्छा या बुरा किस प्रकार से हो जाता है। अभी हम मोटा मोटी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे सूर्य के ऊपर। सूर्य को लाल किताब ने कहा है कि वो राजा है, तपस्वी है, पालन करता है, एक प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का रूप है। अगर हमें सूर्य को बहुत अच्छे ढंग से समझना है तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु जी की शक्तियों के बारे में समझना होगा, तो हम सूर्य की क्षमता को समझ पाएंगे। वैदिक ज्योतिष में हमने पढ़ा है कि सूर्य 9 ग्रहों में राजा है, तो यहाँ पर भी उसको राजा की संज्ञा ही दी गई है। बेशक बृहस्पति का नंबर 1 आता है, नंबर 2 पर सूर्य की पोजीशन आती है। ये सीरीज भी आप चाहें तो याद रख लो, नहीं भी याद रखोगे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कि बृहस्पति पहले आएगा कि सूर्य पहले आएगा। हमारा काम तो है सीखना कि जन्म पत्रिका में बैठे हुए सूर्य को देख करके हम कैसे समझें ये अच्छा है या बुरा रिजल्ट देगा। इसी को समझने के लिए आपने ऐसे समझना है, आप लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य जहां पर भी बैठा हुआ है, किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, तो ये ऐसे इमेजिन करना है कि श्री हरि विष्णु उस स्थान पर बैठे हुए हैं और किस स्थान के ऊपर सूर्य को अच्छा माना जाता है, इस बात को आप लोग नोट कर लें। वैसे ही लिख लेंगे हम, ये दिखाऊं? वैसे ही लिख लेंगे सर। लिख लेंगे, चलो। जी। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस यानी कि पहला घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर और 9वां घर, 9th हाउस। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर और 9वां घर। इस स्थान के ऊपर बैठा हुआ सूर्य अच्छा माना जाएगा। पर अब यहाँ पर ध्यान रखना, लाल किताब में हर जगह नियम और शर्त लगा रखी है। वैसे तो वैदिक ज्योतिष में भी हर ग्रह की नियम शर्त होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी नियम शर्त है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। कुछ लोग खुश हो गए कि आहा मजा आ गया, हमारा तो यही बैठा है 1 3 4 5 9 में ही बैठा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके विपरीत जो हाउस बच गए, वहां पर बैठ करके सूर्य मंदा फल दे सकता है। बचा कौन सा भाव है? दूसरा बच गया, छठा बच गया, 2 6 7 8 10 11 और 12, यहाँ पर मंदा फल। पर अब शर्त नियम क्या है? अकेला बैठे हुए सूर्य को लाल किताब अच्छा नहीं मानती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो और यदि वो अकेला बैठा हुआ है,
तो वो अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं अच्छा माना जाता? अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है। सूर्य हमेशा प्रयास करता है जब भी मुसीबत में फंसने को हो तो अपनी मुसीबत दूसरे पे डाल देता है। समझना बात को। जब भी सूर्य पर आफत आएगी तो वो अपनी मुसीबत दूसरे को दे देगा। यानी कि जो ग्रह उसके साथ बैठता है वो अपनी मुसीबत के समय में दूसरे को ट्रांसफर कर देता है अपनी आफत और खुद बच जाता है। यानी कि उसका प्रयास ये रहता है कि मैं बच जाऊं, चाहे कुछ हो जाए। जैसे आप चेस में भी देखते हो ना, राजा किस तरीके से वर्क करता है, किंग। वो अपने आप को बचाने के लिए चाहे प्यादा मरवा दे, चाहे वजीर मरवा दे, चाहे घोड़ा मरवा दे, चाहे ऊंट मरवा दे, कुछ भी मरवा सकता है। आदमी राजा को बचा के रखता है। इसी प्रकार से हमारी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ सूर्य भी अपने आप से खराब नहीं होता या अपने आप से नीच नहीं होता। ये जब ही होगा जब सूर्य के पास कोई दूसरा ग्रह नहीं है अपनी आफत दूसरे को देने के लिए, या इंसान खुद अपनी हरकतों से सूर्य को खराब करता है। ये ध्यान रखिएगा, इंसान अपनी हरकतों से सूर्य को खराब करता है। अब क्या चीज ऐसी है कि जो सूर्य को खराब कर सकती है? तो लाल किताब दो बात बड़ी मुख्य रूप से कहती कि बेशक आपकी कर्ण जन्म पत्रिका में सूर्य कितने ही अच्छे हालात में क्यों ना बैठा हुआ, कितने ही अच्छे हालात में क्यों ना बैठा हुआ हो, अगर उस व्यक्ति में दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि अपनी जबान पर कायम ना रहना या झूठ ज्यादा बोलने का आदी। मैंने ज्यादा शब्द लगाया है। कई लोगों को देखते हो ना आप, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कंपल्सिव लायर। वो बिना मतलब छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते रहेंगे, चाहे वो थोड़ी देर बाद में ही पकड़े जाएं। और बिना मतलब झूठ, अनायास झूठ। तो लाल किताब क्या कह रही है कि अगर चाहे सूर्य कितनी भी अच्छी सिचुएशन में क्यों ना बैठा हो तो सूर्य खराब हो जाएगा। दूसरा क्या बताया है? चरित्रहीनता। ये दो चीजें सूर्य को खराब कर देती है, विशेष करके खराब करती है। मतलब बाकी कई चीजें और भी हैं जो सूर्य को डैमेज पहुंचा सकती हैं, पर सबसे बड़ा डैमेज अगर कोई लगता है सूर्य को तो इन दो वजहों से लगता है। लाल किताब की फिलॉसफी कहती है कि कोई इंसान का सूर्य कितना भी खराब क्यों ना पड़ा हो, अगर वो चाहे तो अपने सूर्य को ठीक रख सकता है। देखो कितने कमाल की बात है। बिल्कुल लाल किताब कर्मा पे बहुत बिलीव करती है और खास करके क्रियमान कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करती है। क्रियमान कर्मा मीन्स जो डे टू डे रूटीन लाइफ में हम लोग कार्य करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उसमें हम कैसा, वाली लाइट जला दे बेटा, उसमें हम कैसा कर्म कर रहे हैं उस बात पर हमारे ग्रह की ताकत निर्भर करती है। तो दो कामों के लिए लाल किताब बिल्कुल मना कर रही है अगर किसी को अपना सूर्य ठीक बना के रखना। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे लिखवाया गया कि सप्तम भाव में यदि सूर्य हो, क्योंकि सातवां घर मंदा बताया गया ना सूर्य के लिए, छठा, सातवां, आठवां। ध्यान देते रहो, मैं बार बार समझा इसलिए रहा हूँ। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट करे। दूसरा, छठा, सातवां, आठवां, ये मंदे भाव है सूर्य के लिए। यहाँ पर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। तो अगर मान लीजिए किसी का सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो यहाँ पर क्या करता है, वो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। खास करके अगर अकेला बैठा है तो विशेष करके। परंतु अगर बुध बैठ जाए तो फिर वो शर्त लागू नहीं होगी। अगर सप्तम भाव में सूर्य अकेला बैठ जाए
तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। अब ऐसे में वो दो चीजों में से किसी एक चीज का आदी हो या दोनों चीजों का आदी हो, मतलब झूठ बोलने का भी आदी हो और साथ में थोड़ा सा करैक्टर का भी कमजोर हो, तो ये सूर्य उसका बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे सूर्य के बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट के क्या मतलब हुए? अब यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि यहाँ पर लक्षण काम करेंगे तो उसकी वाइफ की हेल्थ बहुत खराब, बीवी की शर्त मतलब बीवी की वाइफ की हेल्थ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों लैंग्वेज आ गई ना, थोड़ी समस्या है, बीवी की वाइफ बोल गया। चलिए कोई बात नहीं, हंसते रहिए। तो उसकी वाइफ की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, और कितनी अच्छी नहीं रहेगी? जितना ज्यादा ये व्यक्ति झूठ बोलता चला जाएगा, करैक्टर कमजोर करता चला जाएगा, उतनी ही तबीयत में और गड़बड़ियां होती चली। अब ये तो हमने समझ लिया कि कौन कौन से भाव से कैसे कैसे करना है। तो अब हमने क्या चीज, एक और पॉइंट को भी समझना है। सूर्य के जो शत्रु ग्रह होंगे, जो सूर्य के शत्रु ग्रह कौन कौन से? वही शत्रु ग्रह हैं जो वैदिक में, शनि राहु केतु। शनि राहु केतु, वेरी गुड, और शुक्र को इन्वॉल्व कर, ठीक है? शनि राहु केतु और शुक्र, अर्थात सूर्य राहु के साथ आ जाए, सूर्य केतु के साथ आ जाए, सूर्य शनि के साथ आ जाए, सूर्य शुक्र के साथ आ जाए, तो सूर्य डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पर एक बड़े काम की बात लास्ट बाद में लिखना, क्या लिखोगे? जो अच्छे भाव मैंने बताए हैं सूर्य के लिए, कौन कौन से बताए हैं? 1, 3, 4, 5 और 9। अगर इनमें इनका शत्रु ग्रह भी साथ बैठा है तो ये इतना बुरा परिणाम नहीं देगी। नियम तो ये था कि अगर इन भाव में आ जाए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ गए, और वो बैठ जाए, मान लो चौथे भाव में बैठ गए, 4th हाउस में बैठ गए, या तीसरे भाव में बैठ गए, या 9वें भाव में बैठ गए, या पहले भाव में बैठ गए, तो सूर्य का शत्रु शुक्र साथ में बैठा हुआ है, पर यहाँ पर उसका मंदा फल नहीं प्राप्त होगा। इसका सूर्य का मंदा फल प्राप्त नहीं होगा। पर यहाँ पर एक चीज को हमने हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, वर्ष फल में जब भी सूर्य कहीं पर गड़बड़ाएगा तो नियम वही याद रखना, सूर्य अपने ऊपर आई हुई मुसीबत खुद पर नहीं लेता, वो साथ वाले ग्रह के ऊपर डाल देता है। अब साथ वाला ग्रह कौन हो? शुक्र। तो मुसीबत कौन लेगा? शुक्र लेगा, शुक्र लेगा। अब यहाँ पर हमने जिन लोगों ने भी वैदिक ज्योतिष पढ़ा हुआ, एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए, शुक्र से रिलेटेड जैसे पत्नी है, शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र से रिलेटेड बीमारियां और पत्नी, इन दो चीजों पर बुरा प्रभाव छोड़ सकता है परिवर्ष फल में जब गड़बड़ा है। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं गड़बड़। मान लीजिए सामान्य हालत के अंदर सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो 1, 3, 4, 5 और 9 भाव में बैठे हैं। जबकि यही सूर्य और शुक्र मान लीजिए अष्टम भाव में बैठ गए, या 7वें में बैठ गए, या 6ठे में बैठ गए, तो ये खुद क्या करेगा? अपनी जितनी भी मुसीबत है, मतलब इसे अपना खुद का जितना भी गुस्सा सारा शुक्र पे डाल, तो शुक्र बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब शुक्र के डिस्टर्ब होने से ऐसे आदमी की शादी होने में बड़ी तकलीफें आती, शादी होने के बाद मियाँ बीबी के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर बनती नहीं है, दोनों की रिलेशनशिप बनाने में दिक्कतें आती है। ध्यान रखिएगा, सूर्य जब भी शुक्र के ऊपर अपनी मुसीबतें छोड़ेगा, शुक्र से रिलेटेड तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर पुरुषों के अंदर होना, लेडीज में गायनी प्रॉब्लम होना, बात बात पे झगड़ा करने की प्रवृत्तियां होना, वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे ना रहना, या वाइफ उसकी बातों से नाराज रहे, मतलब वो कुछ ना भी करे तो भी नाराज ही रहे, मतलब वो किसी ना किसी चीज को लेकर के, अपने हस्बैंड की किसी आदत को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के वो उससे अंदर ही अंदर खफा रहे। तो ये सिंपल सा लॉजिक मैंने बता दिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि कुछ तो लोग होंगे जिनका सूर्य राहु एक साथ बैठा होगा या सूर्य केतु एक साथ बैठा होगा, और ऊपर से ये चीज ध्यान रखना, अगर ये मंदे भाव में, जब भी मैं लाल किताब में बोलूं कि मंदा भाव, तो उस ग्रह का मंदा भाव समझना है। जैसे मैं कहूँ छठा मंदा भाव, यानी कि सूर्य का मंदा भाव, सूर्य के लिए सूर्य अगर छठे में बैठेगा तो ये मंदा कहलाएगा, क्योंकि वहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। और ऊपर से अपने शत्रु के साथ भी बैठ जाए, मतलब सूर्य शनि एक साथ हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। आप समझे? अगर अपने अच्छे भाव में शत्रु के साथ भी बैठ जाए तो काफी कुछ अच्छे रिजल्ट दे देगा, पर अगर अपने ये मंदे घर वालों के साथ शत्रु में बैठ जाए तो ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा। जो भी ग्रह फिर बैठा होगा, जैसे सूर्य शनि बैठेगा तो ये अपनी मुसीबत किस पे देगा? शनि पर देगा। पर शनि, लाल किताब कहती है, जब शनि का चैप्टर आएगा उसमें कहता है शनि भी नहीं लेता, वो कहता है मैं क्यों दूं? तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। वो कहता है तेरी मुसीबत तू संभाल, वो कहता है तेरी मुसीबत तू संभाल ले। तो कहते हैं सूर्य और शनि की लड़ाई में शुक्र मारा जाता है, औरत मारी जाती है। यानी किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हो जाएं तो घर की औरत के ऊपर परेशानी आ जाती है, कि सूर्य शनि पर डालता है और शनि का परम मित्र शुक्र है, और शनि क्या करता है? अपने मित्र को अपनी प्रॉब्लम दे देता है, तो जाकर के नेट सेल में शुक्र के ऊपर पड़ती है। अगर वो शादीशुदा नहीं है, जिनका सूर्य शनि साथ है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो माँ रहेगी, क्योंकि जब तक बच्चे की शादी नहीं तो माँ रहेगी घर में, तो माँ दुखी रहेगी, और शादी होने के बाद बीवी दुखी रहेगी। लाल किताब में सीधे सीधे सटीक सटीक से पॉइंट है, बस वो हमें याद रखने हैं। हाँ अरविंद जी। गुरुजी, अगर जैसे छठा घर है, छठा घर जो है पाप घर बोला जाता है, और उसमें सूर्य और शनि एक साथ रहे, हाँ हाँ, तो उस केस ये में उसका अच्छा नहीं माना जाता। ओके। छठा भाव में अगर ध्यान रखिएगा, पूछ लिया वैसे तो मैं बीच में नहीं बताऊंगा सूर्य और शनि अगर छठे में बैठ जाए तो ये ध्यान रखना, ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती। अब अच्छे के मतलब समझ लीजिए कुछ। अगर वो शादीशुदा आदमी है, पहली बात तो सूर्य शनि में है ना, तकलीफें बहुत आती है मैरिज लाइफ के। अगर वो शादीशुदा आदमी है तो उसकी पत्नी का स्वभाव बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत डोमिनेटिंग, और वो किसी से खुश नहीं रहेगी। किसी से खुश ना रहने का मतलब है घर के पुरुष से किसी से भी, ना अपने हस्बैंड से, ना अपने बेटे से, ना अपने ससुर से, मतलब वो किसी से मतलब खुश नहीं फील करेगी अपने आप। कुछ का मतलब किसी ना किसी बात को लेकर के पुरुष के बारे में उसकी कंप्लेंट रहेगी, और रहेगी तो वो मुसीबत किस पे आनी है? आदमी पे ही आनी है। अगर वाइफ मन से उदास है या दुखी है तो वो प्रॉब्लम उसी के ऊपर। कुल मिलाकर के ये सूर्य शनि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। चलो किसी का भी आ गया, तो अब इसका कुछ प्रिकॉशंस कहे हैं। प्रिकॉशन क्या है कि जति और सती, ये याद रखना, कविताओं के रूप में लाल किताब याद कर लोगे तो बहुत सुखी रहोगे, टेंशन नहीं रहेगी। जति और सती का सूर्य अच्छा रहता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के सूर्य के साथ उसका शत्रु ग्रह बैठ गया, तो उसको क्या क्या चीज करनी? पहला तो रूल ये याद रखना है, जति का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति
जो एक पत्नी व्रतधारी होता है, जो अपनी पत्नी के अलावा कहीं किसी से संबंध नहीं स्थापित कर, उसे पुरुषों में जति कहा गया है, जति वाला व्यक्ति। और सती स्त्रियों में, वो तो आप सबको एकदम सती के बारे में तो बहुत सुना होगा। पतिव्रता नारी को, यानी कि अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष के बारे में जो विचार महिला ना करती हो, उसे सती कहा गया है। यानी स्त्रियों में कोई सती की तरह रहती हो और पुरुषों में व्यक्ति जति की तरह रहता हो, तो सूर्य अच्छा असर देता है। ये तो पहली चीज थी। अब दूसरा पॉइंट हमने नोट करना है। हम नमक का इस्तेमाल करते ही करते हैं, और नमक में भी हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के नमक विशेष रूप से घर में उपयोग होते हैं। एक नमक होता है जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, जिसे पहाड़ी नमक भी बोलते हैं। आपने भी दिखते हुए देखा होगा, बड़े बड़े वो पत्थर की तरह वो दिखता है, हल्का सा मतलब सफेद और गुलाबी पिंक शेड लिए हुए। आजकल कंपनियां भी बड़ी बड़ी लेके आ रही हैं पिंक साल्ट, हिमालयन साल्ट, वही वाला साल्ट या सेंधा नमक, सब पहाड़ी नमक जिसे, जैसे पाकिस्तान में सिंध का जो क्षेत्र है वहां पर भी ये नमक। तो ये नमक जो होता है ये सूर्य का नमक है, ये ध्यान रखना। ये नमक किसका नमक है? सूर्य का नमक। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। लाल किताब बहुत सारे कंसेप्ट आपके ठीक कर देगी। आपने सुना होगा उपवास के समय जो खाना बनता है, जब उपवास को हम रात में हम तोड़ते हैं, उपवास को पूर्ण समापन करते हैं, तो हम सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। अभी नवरात्रे आएंगे जब जो है श्राद्ध पक्ष के बाद, तो बहुत सारी महिलाएं घर में सेंधा नमक मंगवाएंगी। तो लाल किताब कहती है ये सेंधा नमक का इस्तेमाल यदि हम नित्य करें तो हमारे सूर्य को मदद मिलती है। अब ये क्या कह रहा है? सिर्फ मदद की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो जाएगा गारंटेड। ये गारंटी नहीं ले रहा। गारंटी तो इस बात की ले रहा है कि अगर व्यक्ति चरित्रवान होगा, सच बोलने वाला होगा, तो उसका सूर्य अच्छा रहेगा। दूसरा नमक होता है काला नमक। जो काला नमक है वो शनि है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब बड़े काम की बात, तीसरा प्रकार का नमक होता है समुद्री नमक, जो अक्सर मोर देन 90% लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। टाटा का नमक है, आशीर्वाद नमक। मतलब कहने का मतलब जो समुद्र के पानी से बनाया गया नमक जो होता है, जो अक्सर इस समय सबसे ज्यादा वही हिंदुस्तान के घरों में कर रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो नमक है जो सूर्य को कमजोर करता है। आपको मैंने वैदिक क्लास में भी ये बताया होगा कि सूर्य नमक खाए, नमक कम खाए। कम नमक खाने से सूर्य ठीक रहता है। नमक का ज्यादा सेवन ना करें। पर लाल किताब और भी अच्छे से आपको डिफाइन कर रही है कि कौन से वाला नमक खाना है और कौन सा नहीं खाना है। इसका मतलब जो व्यक्ति कई कई वर्षों के साथ से समुद्री नमक को खा रहे हैं, उनका सूर्य का प्रभाव ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता चला। अगला क्या नियम है? दिन के समय में पति पत्नी फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए, उससे भी सूर्य खराब हो जाता है। जो लोग सुबह देरी से उठते हैं, मान लो गर्मियों के समय में भी 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, जिन्हें आज के समय में प्रॉस्पेरिटी की निशानी माना जाता है कि भाई लेट से उठ रहा है अमीर आदमी, वो गलत है। उसका सूर्य कमजोर हो जाएगा। और सूर्य कमजोर होने से बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है? उसकी कही गई बात का वजन कहीं पर नहीं होता, कि उसकी कोई मानता नहीं है, उसकी कोई सुनता नहीं है। वो किसी को कितना कुछ कहता रहता है, सामने वाला सुनता ही नहीं, उसका प्रभाव क्षेत्र कम होता चला जाता है।
यश मान सम्मान ये सूर्य है। कोई व्यक्ति कितना यश प्राप्त करेगा, कितना वो रिस्पेक्ट प्राप्त करेगा, जितना अच्छा सूर्य होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना उसको जीवन में रिस्पेक्ट मिलती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये साथ में निशानियां भी समझो। जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मतलब सूर्य कमजोर है। जो आपके पास आके कहता है कि मैं सभी की करता हूं, परंतु मेरे को कोई मदद नहीं देता है, मेरे को कोई मेरी मदद को रेस्पेक्ट नहीं करता है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं करता है, तो समझ लेना सूर्य थोड़ा सा कमजोर है। ये निशानी है। और अगर बचपन में किसी, आपने देखा होगा बच्चों के सोते समय ना, यहाँ से मुख से लार अगर टपकने लगती है, सोते ना एक तरफ है तो मुंह से लार निकलती रहती, ये सूर्य के कमजोर होने का लक्षण है, ज्यादा कमजोर होने का। और अगर बड़ा होने पर भी अगर मुंह से लार निकल रही है तो सावधान हो जाएं, ये सूर्य के खराब होने की पक्की। सूर्य काफी ज्यादा गड़बड़ा गया है, ये काम नहीं कर पा रहा ढंग से। जिनका सूर्य कमजोर होता है वो जिम्मेदारियों से भी दूर भागते हैं, जिम्मेदारियां उठाने से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं, लीडरशिप की कमजोरियां उसमें आ जाती हैं। अब मैं एक आपके सामने स्क्रीन, तो पीपीटी लगा दी थी ना। अगर नट सेल में सूर्य को समझना है तो इस प्रकार से समझेंगे। 12 घरों में प्रभाव, ये गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, आप सिर्फ कविता पे ध्यान दो। राजा, तेज, तपस्वी और विष्णु भगवान, यानी कि जो राजा है, जो तेजस्वी है, जो तपस्वी है और जो विष्णु भगवान है, वो सूर्य का ही रूप होते हैं, यानी सूर्य के समकक्ष है। तो ये चीज याद रखना, 4 चीजें, राजा, तेज, तपस्वी और विष्णु भगवान, ये सूर्य का ही रूप है। और कौन कौन है सूर्य के रूप? तांबे का पैसा, इसलिए आपको लाल किताब में रेमेडी आएगी, जब सूर्य को हमने उसके दुष्प्रभाव को कम करना होता है तो तांबे के पैसे को जल प्रवाह करने के लिए बोला जाता है, या तांबे से या तांबे के पैसे से या तांबे के बर्तन से सूर्य की रेमेडी की जाती है कई बार। तो ये कहता है तांबे का पैसा, अकल सूर्य की पहचान, यानी जो हमारी अकल है। और यहाँ पर लाल किताब कह रही है कौन सी अकल? दूसरों पर शासन करने की अकल, दूसरों से काम करवाने की अकल, दूसरों को आदेश देने की अकल, दूसरों से किस तरीके से टैक्टफुली काम करवाया जाए, दूसरों को अपने साथ कैसे मिलाया जाए, दूसरों को, सभी व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के कैसे चला जाए, वो लीडरशिप वाली बात हो रही है। ये वाली अकल, यहाँ ध्यान रखना, ये वाली अकल सूर्य का रूप है। यदि किसी व्यक्ति में इस तरह की अकल है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, दूसरों को साथ लेकर के चल सकता है, दूसरों से काम करवा सकता है, और इसको अगर फिर भी अगर नेट सेल में समझना हो तो ये समझना, हाकिमी की गर्मी, हाकिम, हाकिमी, हाकिम बोलते अफसर को, ऑफिसर को, बड़े अधिकारी को, उच्च अधिकारी को उर्दू में। हाकिमी की गर्मी, दुकानदारी की नरमी, मतलब दुकानदार की नरमी। हाकिमी की गर्मी, दुकानदार की नरमी, अगर ये कला किसी व्यक्ति में है तो वो सूर्य की अकल कहलाए। ये चीज तो बड़े आसानी से याद हो जाएगी। हाकिम मैंने
अफसर, उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी यानी कि जब वो ऐसे रोल में है कोई व्यक्ति जो अथॉरिटी वाले पे और उसको दूसरों से काम करवाना है, काम लेना है, तो गर्म मिजाज का होना चाहिए, सख्त मिजाज का होना चाहिए, तो कमजोर ढुलमुल रवैये वाला नहीं होना चाहिए अफसर। तो इसमें लाल किताब कहती है अफसर हो तो ढुलमुल रवैया मत अपनाओ। यानी ये उन लोगों के लिए भी बताया जा रहा है जो लोग सरकारी अधिकारी हैं, तो उनका मिजाज थोड़ा गर्म होना चाहिए, थोड़ा सख्त मिजाज होना चाहिए। अगर वो नरम मिजाज रहेंगे तो उनकी अफसरशाही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया, अगर राजा बहुत ही नरम मिजाज का हो जाएगा तो भी उसकी राजगद्दी खतरे में पड़ जाएगी। राजा को सख्त तेज तरीन होना चाहिए। अब ये आगे क्या कहता है, पहाड़ी यानी पहाड़, ये सूर्य के प्रतीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए पहाड़ से भी निकलने वाली जो चीजें होती है ना, जो खनिज होते हैं पहाड़ से निकलने वाले, और खास करके वो चीजें जो सूर्य के ताप से, सूर्य के प्रकाश से, जो वनस्पतियां पहाड़ों पर उगने वाली, वो वनस्पतियां जो सूर्य की रोशनी में पकती हों, वो सभी सूर्य की मानी जाएंगी। जैसे शिलाजीत का आपने नाम सुना होगा, इसमें भी आएगा आगे चल करके, वो भी वो लावा माना जाता है, वो सूर्य की रोशनी में पकता रहता है, पकता रहता है। उसको जब निकाल करके लाते हैं तो ये बहुत बेहतरीन दवाओं में काम करता है। ये कहता है पहाड़ी मंदरी गाय, मंदरी गाय कहते हैं छोटे कद की गाय, और पहाड़ों में जाकर के आप देखेंगे तो गायों का कद ऊंचा नहीं होता, छोटा कद होता है, मंदरी गाय। और घर में अकेला पूत, अकेला पुत्र का मतलब बेटा अगर घर में आपके अकेला है तो ये सूर्य के प्रतीक है। दफ्तर का बाबू यानी कि सरकारी महकमे में काम करने वाला, कोई छत्री या राजपूत यानी कि योद्धा, जिसमें युद्ध लड़ने की कला जिसे आती हो। क्षत्रिय, पहले राजा क्षत्रिय ही होते थे अक्सर, आज तो ये सिस्टम बदल गया है, ऐसी कोई जो वो नहीं है, कोई भी बन सकता है। तांबा, गुड़, मांस, तांबा, गुड़, गेहूं, ये मासिक लिख दिया, मेंसिल आना चाहिए यहाँ पे। तांबा, गुड़, गेहूं, शिलाजीत और सरकार यानी कि गवर्नमेंट, ये भी सूर्य का ही रूप है। आशुतोष ने चेक नहीं करा बेटा, ये देख गड़बड़ लिखवा, चल मैं अब तो ठीक कर दूंगा। इसमें से देख के ना लिखे, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है। बंदर, भूरी कीड़ियां, जो भूरे रंग की कीड़ियां होती है, जो एक तो बिल्कुल काले रंग की कीड़ियां होती है, जब आप रेमेडी करेंगे ना तो ये बहुत काम आएगी ये चीजें। आपको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी से समझ सीख जाएंगे तो रेमेडी करना बहुत आसान हो जाएगा लाल किताब में। अगर सूर्य को ठीक करना होगा तो आपको भूरे रंग की चींटियों को खांड डालनी होगी, बुरा डालनी होगी, है। जैसे मान बुरा जो होती है ये शुक्र का प्रतीक होती है। अब अगर सूर्य शुक्र साथ बैठे हैं और शुक्र बड़ा परेशान है, तो भूरे रंग की चींटियों को सुबह सुबह खांड डाल दें तो उससे स्थिति ठीक रहती है। सूर्य शुक्र का दुष्प्रभाव जो होना था वो नहीं होता है। तो भूरे रंग की चींटियां और बंदर, बंदर में भी लाल मुंह वाले बंदर जो होते हैं खास करके, ये सब सूर्य का प्रतीक है। राजा, किंग, रथ असवार यानी कि वो व्यक्ति जो रथ पर चलने वाला होता है। आज के समय में आप इसको ऐसा समझना, अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में ड्राइवर है, यानी कि आपकी गाड़ी को ड्राइवर चलाता हो और आप पीछे बैठने वाले लोग, तो आप राजा के प्रतीक हैं, यानी कि सूर्य के प्रतीक है। अब यहाँ पर बड़ी काम की बात, जिनके घरों में ड्राइवर है बहुत अच्छी बात है, जिनके घर में ड्राइवर नहीं है वो खुद ही चलाते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति खुद ही चला लेता है,
तो ये कहता है कि ये पक्के सूर्य की पहचान नहीं है। पक्के सूर्य की पहचान वो होगी कि व्यक्ति अक्सर गाड़ी में जाए और पीछे बैठे, और चाहे वो अकेला ही चल रहा हो, वो आगे नहीं बैठेगा, उसकी आदत होगी। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो आगे नहीं बैठ के जाएगा, वो हमेशा पीछे बैठेगा और ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। कहीं जाना होगा ड्राइवर को साथ लेके चलेगा, चाहे उसको गाड़ी खुद को ही चलानी क्यों ना आती, उसके बावजूद अगर ये आदत किसी में है तो ये कहता है ये भी पक्के सूर्य की निशानी है, मतलब उसका सूर्य अच्छा है। भूरे रंग की भैंस, ये भूरा रंग मैं आपको बता दूं, ये काला नहीं होता रंग, भूरा रंग उसे कहते हैं, जैसे शहद का रंग समझो आप, रेडिश और ब्लैक में थोड़ा रेड मिला दिया जाता है ना, वो उस टाइप का भूरा रंग की। सर हाँ सर, ये जो आपने भूरी चींटियां बोली, ये लाल चींटियां जिनको बोलते हैं वही होती हैं या भूरी अलग हाँ, होती बस है? वही एक तो काली चींटियों को नहीं डालना है, लाल चींटियां कह लो आप, ठीक उसे ही है भूरी कह देते हैं। जी, थैंक यू सर। क्योंकि वो प्रॉपर लाल तो होती नहीं, अगर आप ढंग से देखेंगे तो एग्जैक्ट लाल तो नहीं है, उन्हें ही भूरा रंग कहते हैं, शहद के जैसा रंग। ये ऐसे ही भूरे रंग की भैंस होती है। न्योला, न्योला यहाँ पे नेवला से है, नेवला जो होता है, और सांप जो है वो राहु है। तो यहाँ पे लिखा है भूरे रंग की भैंस नेवला, न्योला लिखा है पर इस आप नेवला लिख लेना। काली गाय, काले रंग की जो गाय होगी ये भी सूर्य का प्रतीक है। और यदि इनका गुड़ की मानिंद रंग हो, यानी गुड़ की तरह का रंग हो, वही मैंने आपको शहद का जैसा रंग बता दिया, गुड़ के जैसा रंग हो तो सूरज कहलाए, तो ये माना जाएगा कि ये सूरज का रूप है। अपना आप, यानी आप स्वयं, आपकी आत्मा, बाजरा और दिन का समय और हिसाब किताब का हुनरमंद व्यक्ति। अब यहाँ पर हुनरमंद हिसाब किताब का उस आदमी को कहा है जो ग्रेटिट्यूड वाला व्यक्ति हो। ध्यान रखिएगा, जब भी सूर्य के लिए हुनरमंद कहा जाएगा तो जो ग्रेटिट्यूड को मानने वाला हो या एहसानमंद हो, यार इस फलाने आदमी ने मेरी मदद की थी, मैं नहीं भूलूंगा इस व्यक्ति को, मुझे मौका जब भी लगेगा मैं इसकी मदद करूंगा। अगर जिस व्यक्ति में ग्रेटिट्यूड की भावना ज्यादा है तो सूर्य उसका अच्छा होता है, यानी हिसाब किताब बहुत रखता है, कब किसने उसके मदद की। अगर कोई भी उसकी मदद करता है, किसी समय भी उसके सामने पास आके खड़ा होता है, उससे मित्र भाव रखता है, तो व्यक्ति हमेशा उसकी हेल्प करता है। रसम पुरानी, तेज फल, हाकम रोब वेदात, यानी जो पुराने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ता, जो हमारे घर परिवार पूर्वजों के जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, जो उनको नहीं छोड़ता, तो सूर्य का फल तेज हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर अफसर बनता है तो बहुत तेजस्वी होता है और रोबदार होता है, उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। अब ये जितनी भी बातें मैंने लिखवाई है, ये सभी का सभी सूर्य का रूप है। अब नट सेल में इनकी सेवा करने से या इनके जैसा जीवन चरित्र अपने जीवन में लेकर के आने से सूर्य अच्छा हो जाता। भगवान राम अच्छे सूर्य की निशानी है, भगवान राम अच्छे सूर्य की निशानी है। बाकी आप सभी लोग वैदिक में आप लोगों ने काफी डिटेल से पढ़ा है सूर्य को, इसलिए मैं मोटा मोटी ही बता रहा हूँ कि सूर्य से क्या क्या परेशानियां आ जाती हैं और क्या क्या नहीं होती है, और किस भाव में सूर्य किस तरह से रिजल्ट देता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। अब आप में से कोई व्यक्ति कहता है कि और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं,
तो उस लाल किताब कहती है भाई आपको अगर अपना सूर्य ठीक रखना है तो आप सूर्य के मकान को चूज करें। मान लीजिए किसी का ख्वाब ये है कि कोई राजनीति में है, वो कहता है यार मेरे को मिनिस्टर जा करके मिनिस्टर बनना है, आगे चल करके राजपथ पे रहना, या मैं किसी संवैधानिक पद पर जाना चाहता हूँ, या वो आईएएस अधिकारी होना चाहता है, आईपीएस अधिकारी होना चाहता है, कोई कलम की ताकत वाला आईएएस आईपीएस उच्च अधिकारी कोई होना चाहता है, एम्बेसडर बनना चाहता है, राजपत्रित अधिकारी होना चाहता है, या राजनीति में सत्ता के उच्च शिखर तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए कहा गया है कि भाई ऐसा व्यक्ति अपना मकान भी सूर्य जैसा ही चूज करे। सूर्य जैसा मकान का मतलब जैसा सूर्य को पसंद हो। अब सूर्य के मकान की क्या निशानियां होती हैं? सूर्य के मकान की निशानी क्या होगी? नंबर एक बात, उसके घर के बीचों बीच आंगन जरूर होगा, यानी बरामदा भी बोल देते हैं उसको, और उसका घर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। तो जो लोग ईस्ट फेसिंग में नहीं रह रहे हैं और वो सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो ईस्ट फेसिंग का घर भी ले सकते। घर में एंट्रेंस गेट के राइट साइड में कोई ना कोई जल रखा होगा या वहां पे पानी का कोई स्रोत बना रखा होगा। राइट साइड में घर में एंटर करते ही राइट साइड में जल हो और लेफ्ट साइड में कोई अंधेरे वाली जगह हो, या वहां पे रोशनी ना जला के रखी जाती हो, तो ये सूर्य के मकान की निशानी है। घर का मेन गेट बड़ा हो, ऊंचा हो, तो अगर किसी को सूर्य को अच्छा बना करके रखना है तो अपने घर का मेन गेट बड़ा बनवाना चाहिए। ये उनकी निशानियां हैं। अब ये क्या कहता है और क्या कहता भाई, अगर किसी का सूर्य गड़बड़ है तो कुछ अन्य रेमेडीज को भी वो कर सकता है कि पूर्व दिशा की दीवार, अपने घर की पूर्व दिशा को ले ले और उस कमरे की दीवार पर तांबे का त्रिशूल लगा दे। अगर वो त्रिशूल नहीं लगाना चाहता, क्योंकि कई बार अटपटा सा लगता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा उपाय एक और बता देता हूँ। सूर्य यंत्र बना हुआ आता है, सूर्य यंत्र बना हुआ आता है, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सूर्य का एक यंत्र खोला और किरणें निकलती हुई तांबे का होता है, वो यंत्र भी लगा सकते हैं। एक हमारे यंत्र बने हुए होते हैं जो हर ग्रह का एक यंत्र बना हुआ है, तो वो सूर्य यंत्र भी पूर्व दिशा में वो स्थापित कर सकता है। पर ईस्ट वॉल पे क्या? पूरब की दीवार पे, पूर्व की दीवार, हाँ यस, ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग। सर वो जो एक फोटो फोटो आता है सूर्य के 7 घोड़ों वाला रथ के पे नहीं, सवार, वो नहीं प्रताप जी, क्योंकि यहाँ तांबा स्थापित करना बहुत जरूरी है। और क्या कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि सूर्य की स्थिति खराब है, देखो सूर्य की स्थिति को खराब होने के मैंने कई लक्षण बताए, एक लक्षण और भी है कि पिता की हेल्थ अच्छी ना हो, पिता के साथ उसकी बनती ना हो, अपने बॉस के साथ ना बनती। ध्यान रखना, पिता की हेल्थ अच्छी ना हो, पिता के साथ बनती ना हो, इन दोनों में से कोई एक बात हो, जरूरी नहीं दोनों ही हो। या तो पिता से बने नहीं तो भी सूर्य की खराबी की निशानी, पिता की है या हेल्थ खराब। अगर पिता से बहुत अच्छी बनती है पर पिता की हेल्थ भी खराब है तो ये सूर्य के खराब होने की निशानी नहीं। पिता के साथ अच्छे संबंध होना अच्छे सूर्य की निशानी है। अपने बॉस से न बनती है, बॉस उससे नाराज रहता तो ये खराब सूर्य की निशानी है। सरकार के साथ भिड़ी रहती है, गवर्नमेंट के मतलब सरकारी अफसर आपके पीछे, सरकारी डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ जाए, तो जब भी किसी के पास ऐसा हो कि सरकारी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स वाला, ईडी वाला,
और ये म्युनिसिपल कमेटी विभाग या ये सब कोई नोटिस देने लग जाए, या सरकार आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, या कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर मुकदमा चालू कर दे, आरंभ कर दे, तो समझ लेना चाहिए सूर्य गड़बड़ है। तो ऐसे समय में आप सूर्य के मित्र ग्रहों की मदद लें। अब इनके मित्र ग्रह देखो कैसे लाल किताब में मित्र ग्रहों की मदद लेना भी एक उपाय है। तो इसका मित्र कौन कौन है? 3 ग्रह इसके मित्र है सूर्य के, मंगल, चंद्र और गुरु। मंगल, चंद्र, गुरु ये मित्र हैं। तो अगर सरकार के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, पिता के साथ अनबन हो, बॉस के साथ अनबन हो, तो ऐसे व्यक्ति को पहली रेमेडी ये करनी चाहिए, सोना, चांदी और तांबा 3 धातुएं लेनी है। सोना, चांदी, तांबा तीनों बराबर मात्रा में ले लें और उसका छल्ला बनवा लें उनको मिलवा करके, है ना। ऐसे तीनों को एक साथ ऐसे गूंथवा करके और एक छल्ला बनवा करके रिंग फिंगर में भी पहन सकते, रिंग फिंगर में पहन करके रखे। इसे सूर्य की उंगली कहा जाता है, रिंग फिंगर को सूर्य की उंगली कहा जाता है। दूसरा एक और उपाय अगर आपको ये उपाय नहीं करना, तो कोई हाथ में छल्ला नहीं पहनना चाहता, तो कोई ईस्ट डायरेक्शन में कोई ऐसी जगह बना ले जहां पर गोल्ड, तांबा और चांदी, पर ध्यान रखना तीनों बराबर मात्रा में तुलवा के सुनार से ले लें और उनको पूर्व दिशा की तरफ, अब ये दिखा के नहीं रखना, ये ध्यान रखना, ये छिपा के रखना है, क्योंकि लोग तांबा छोड़ जाएंगे, चांदी और सोना ले जाएंगे। तो ये आपने उनको स्थापित कर देना है कहीं, वहां पर हल्की फुल्की कोई अलमारी हो, कोई ऐसी जगह हो पूर्व दिशा की तरफ। तो ये 3 चीजें इकट्ठी करके आप रख दो बराबर बराबर मात्रा की, तो भी सूर्य को मदद मिल जाए। तो जब जब सूर्य को मदद मिलेगी, यानी कि आप किसी अधिकारी से मदद अगर आपको चाहिए हो, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सरकारी आदमी से आपको कोई काम करवाना है, पर काम जेन्युइन होना चाहिए। लाल किताब, ध्यान रखिएगा, लाल किताब जो है जेन्युइन कामों को ही मानती है कि जेन्युइन काम ही करवाने चाहिए। लाल किताब बिल्कुल नहीं कहती कि आप उल्टे सीधे काम कराओ, 2 नंबर के काम कराओ। लाल किताब उसको राहु से संबंधित मानती है, वो कहते तो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर जो काम आपका जेन्युइन है, फिर भी कोई सरकारी अधिकारी आनाकानी कर रहा है, आपके काम को डिले कर रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यानी कि उस समय सूर्य की ही चीजों, सूर्य के मित्र की चीजों का सहारा ले सकते हैं। तो मेरे 2 क्वेश्चन है सर। एक अब तो जैसे आपने जब एक उपाय और किया जा सकता है, पूजा जी 1 मिनट रुक जाओ। जी जी सर, कोई बात। सूर्य, अब एक उपाय क्या किया जा सकता है, तांबे का लोटा ले लो, उसमें चंद्रमा के चावल भर दो और गुरु की चने की दाल भर दो, और ऊपर से ढक्कन से ढक करके रख दो अपने पूर्व दिशा की तरफ, तो भी ये मदद मिलती है। और सर ये प्लीज और रिपीट ये आप करना एक बार। हमेशा आगे तक के लिए रख करके रख सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपका सूर्य कमजोर है। सर चंद्रमा के चावल के साथ क्या बताया? पीली चने की दाल, सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखने का। जब भी हम कहें कि सूर्य के मित्र से मदद ले लो, यानी चंद्रमा की मदद है, मंगल की मदद है, गुरु की मदद है, और लाल किताब आपको छूट देती है, आप अपने आप भी रेमेडी तैयार कर सकते हैं, बशर्ते चीजें इन ग्रहों की होनी चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर नहीं है कि साहब जोशी ने कहा है कि तांबे का लोटा ही लेकर के यही कहा चावल और चने की दाल से ही करूंगा मैं, ये जरूरी नहीं है। कहीं पर आप तांबा, चांदी और सोना भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। आप गुरु के लिए केसर भी लेकर के रख सकते हैं। अगर आपके पास, अपनी जेब को सबसे पहले देखना है कि कौन सा उपाय अपनी जेब के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार आप कर सकते हो, उसी उपाय को अपनाना चाहिए। जैसे अगर केसर कहीं पर इस्तेमाल नहीं करते, तो पीली हल्दी इस्तेमाल कर सकते हो आप। जैसे
आप मान लीजिए चने की दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो चावल, तांबे के बर्तन में चावल भर दो और उसमें जो हल्दी की गांठ होती है, साबुत हल्दी की गांठ, वो दबा के रख दो, हो गया जी। आपने स्थापित कर दिया, 3 चीजों को इकट्ठा मिक्स कर दिया, सिंपल है। आप प्रताप जी क्या कह रहे थे? सर ये सब उपाय वर्ष कुंडली के हिसाब से करना है या नेटल? दोनों ही तरीकों से यही उपाय इस्तेमाल हो, ये ध्यान रखना। उपाय अलग अलग नहीं है। अगर बाई बर्थ चार्ट के अंदर ही मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि सूर्य और शुक्र किसी का 8वें में बैठ गया, पहली बात तो सूर्य ही मद्दा हो गया, ऊपर से शुक्र भी मद्दा हो गया। अब ऐसे हालात के अंदर क्या करें? या मान लीजिए अकेला सूर्य ही 8वें में बैठ गया, हमने कहा जी मद्दा हो गया। अब इसका उपाय कैसे करेंगे? आप सूर्य के मित्र ग्रहों की भी मदद लें और सूर्य के नियमों का पालन करना है। सूर्य के नियमों का पालन, मैंने वही बात बताई है, सूर्योदय के समय उठना है। सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो समय होता है, ये सुबह उठने का समय नहीं है। 8 बजे से पहले पहले हर हालत में उठना है आपने, तो ही सही माना जाए। अच्छा पक्का जो सूर्य तो उसे माना जाता है जब सूर्योदय के समय उठा जाए। तो ऐसे में आपको झूठ नहीं बोलना है, अपने कहे गए वचनों पर कायम रहना है, किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया उसको पूरा निभाना है, ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है और चरित्र को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, चरित्रहीन नहीं होना। चरित्रहीन होते ही सूर्य खराब हो जाता है। समझ गए बात को? बहुत सिंपल है। हाँ प्रताप जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ हो गई बात। अच्छा हाँ मीना जी बताइए। सर ये किसी भी दिन कर सकते हैं? देखिए हाँ बिल्कुल किसी भी दिन कर सकते हो, फिर भी आपने अगर प्रेफर करना हो तो आप संडे का दिन प्रेफर कर सकते हो। और सुबह 8 से 10 बजे के बीच में किया गया उपाय सूर्य के लिए सबसे अच्छा होता है, ये नोट करके। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में सूर्य का उपाय किया गया बहुत ही अच्छा माना जाता है। और एक दिन में एक ही उपाय स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपने 3 उपाय लिख ली, मान वर्ष फल में आपका आया गड़बड़ या आपकी कुंडली में कोई गड़बड़ आई, आपने 3-4 उपाय लिखे हैं, तो एक दिन में एक ही उपाय शुरू करें। ये नहीं कि तीनों उपाय एक ही दिन शुरू करो, ये नहीं कर। सर 8 बजे से पहले नहीं करना चाहिए? 8 से 10 के बीच में। पाठ पूजा 8 बजे से पहले करो, सूर्य के लिए करनी है। जैसे उपाय सूर्य 8 को बजे जल से? दे, हाँ जैसे सूर्य को जल देना है, सूर्य उपासना करनी, तो 8 बजे से पहले पहले करो। सर सूर्य को जल देना भी क्या इतना इफेक्टिव होगा? सूर्य उससे अच्छा हो ये जाएगा? उपासना का पार्ट है, सूर्य उपासना का ये पार्ट। रेमेडी पार्ट नहीं है? ये रेमेडी पार्ट नहीं है, हमारे देश में वो चलता ही है ना। और सर कई बार अगर क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति है ना, सामने वाले को भी खुश करना होता है। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में कई चैलेंजेस होते हैं और कस्टमर जो है चाहता है कि हर चीज मेरे हिसाब से हो। और ज्योतिषियों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सामने वाला ये पहले से सोच के आता है कि इस डॉक्टर से मैंने दवा लेनी है, और दवा लेनी है तो कौन से वाली लेनी है, और इंजेक्शन लेना है तो कौन से वाला लेना है, या लिक्विड दवा लेनी है कि नहीं लेनी है। तो ज्योतिषी को खुद कहता है जी मंत्र मैं नहीं करूंगा, मैं फलानी चीज तो करूंगा ही नहीं, फलानी चीज को तो मैं मानता ही नहीं। तो उसके पास कोई ज्यादा बड़े ऑप्शन नहीं होते। अच्छा कुछ नालायक टाइप के भी लोग आ जाते हैं, ज्योतिषी भी समझ जाता है कि इसने करना कुराना कुछ है ना, तो वो कहता अच्छा है भाई क्या करूं, पीछे पड़ जाते हैं। वो कहता अच्छा यार तू सुबह सुबह एक काम कर, सूर्य को जल्दी देगा। उसने ऐसा टास्क दे दिया, ये पट्टा करेगा ही। उसे पता है सूर्य इससे उठा जाना नहीं और इसने सूर्य को जल देना नहीं, और ये घूम फिर के मेरे पास आ भी जाएगा तो मैं कह दूंगा सूर्य को जल दिया था सुबह सुबह उठ करके। वो कहेगा जी वो तो मैं 2-3 दिन दिया। अगर कोई कहना 2-3 दिन दिया समझ लो वो कुछ ने कुछ नहीं किए, वो अब पकड़ में आ जाता। तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में जो है कई चैलेंजेस होते हैं, तो मुंह की मुंह पे कहा भी नहीं जा सकता, मुंह की मुंह पे कहा भी नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहते हैं ज्योतिषी का जो मंगल हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है? मेरे साथ बहुत सारे कटु अनुभव इसलिए होते हैं, कटु अनुभव में इसलिए कि मैं डांट भी देता हूँ, कई बार हड़का भी देता हूँ, और मुंह की मुंह पे भी कई बार बात कह देता हूँ जो कि अच्छी तो नहीं है, पर कई बार निकल जाती है। कोशिश तो पूरी करता हूँ सब अच्छा अच्छा बोलता रहूं, पर कई बार डांट लग जाती है।
सर अगर किसी जातक के पिता की मृत्यु बचपन से हो जाती है, क्या वो भी सूर्य खराब को दिखाता है? वो निश्चित रूप से सूर्य की खराब, निश्चित रूप से सूर्य की। देखिए, पिता लाल का हाथ किताब ना कहती होना, है अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य किसी भी कारण से खराब हो गया, चाहे अपने स्थान से या अपने शत्रुओं के द्वारा खराब हो गया, तो आपने सूर्य के नियमों का पालन करना शुरू कर देना है, तो आप उस नेगेटिव स्थिति से बाहर आ जाओगे। जैसे बचपन में पिता मर गया, तो इसका पिता की डेथ हो गई, इसका मतलब सूर्य गड़बड़ है कहीं ना, सूर्य पीड़ित, चाहे वो पाप ग्रहों से पीड़ित हुआ हो, चाहे अपने स्थान पे बैठने से पीड़ित हुआ हो, कहीं ना कहीं परेशानी है। तो ऐसे में वो बच्चा क्या करे? क्या है वो सारी जिंदगी ऊंचाई पे नहीं बढ़ सकता? क्या सारी जिंदगी, क्या वो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, या सरकार में उच्चाधिकारी नहीं बन सकता? वो बन सकता है। लाल किताब कहती है ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर एक बार नीच का होगा तो नीच का ही रहेगा, बस उसको अपने कर्मों पे ध्यान देना है। सूर्य भगवान हमारे कर्म के साक्षी है, और शनि भगवान हमारे कर्मों को लिखते रहते हैं, जो तुम कर रहे हो ना वो नोट करते रहते हैं, और सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से साक्षी होते हैं हमारे कर्मों के। इसीलिए 2 दिन का समय है वो पूरा का पूरा सूर्य का समय माना जाता है। नमस्कार बहन जी, नमस्कार बहन जी, आनंद जी। हाँ, मैं क्लास में हूँ। तो ये जो सूर्य का समय जो होता है, ये पूरे दिन का समय है, ये सूर्य का माना जाता है, पर उसमें से भी 8 से 10 बजे का जो समय होता है, ये सूर्य के उपाय करने के लिए सर्वथा उपयुक्त माना। सर अगर कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु साथ में हो, अगर वो भी अगर जैसे 1, 3 जो आपने अच्छे वाले भाव बताए, तो क्या उन्हें फिर उपाय नहीं करना पहली चाहिए, बात लेकिन तो नियम सूर्य ध्यान के रखने साथ चाहिए? मंगल बैठ गया, सूर्य के साथ गुरु बैठ गया, उसके मित्र ग्रह बैठे। मित्र ग्रह सूर्य को मदद पहुंचाते हैं, ऐसे में सूर्य कमजोर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उसके साथ पहली बात है, जब जब सूर्य मुसीबत में आएगा, उसके पास कोई ना कोई है मुसीबत देने के लिए, या तो मुसीबत गुरु पे डाल देगा या मुसीबत मंगल पे डाल देगा, पर खुद बच निकलेगा। जैसे आप पुराने समय भी देखते होंगे, जब युद्ध होता था तो उसका वजीर यानी कि जो उसका वो सेनापति होता था, वो अक्सर राजा को बचाने की कोशिश करता था। जब युद्ध हार रहे, वो राजा को कहता था तुम भागो यहाँ से, तुम निकलो। तो अक्सर राजा अपने आप को सेफ बचाने के लिए क्या करता था, सेना को भी छोड़ जाता था, सेनापति को भी छोड़ जाता था, यारे प्यारों को भी छोड़ जाता था, खुद वो युद्ध में भी छोड़ के भाग जाता। तो यहाँ पर लाल किताब बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ देखी जा रही है, समझ गए बात में? तो अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर वो मुसीबत डालता रहता है, तो खुद बचा रहता है, खुद सेफ रहता है। आप खुद सेफ रहेगा तो इसका मतलब पिताजी सेफ रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पिताजी का सुख मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, सरकार से रिलेटेड तकलीफें आने के चांस बढ़ जाए, मतलब चांस नहीं रहेंगे, है ना? तो वो सब चीजें, थोड़ा रुआबदार होगा, मजबूत तरीके से अपनी बात को रखेगा, है? आप पूजा जी आप बताएं। थैंक यू सर। हाँ जी सर। सर आपने जैसे वो 3 दांत का छल्ला बोला, तो वो मेरे बेटे का जैसे 8th सूर्य और शनि 8th में है। अभी मैं पूजा जी और उसके बारे में ना, अभी मैं सिर्फ आपको व्याकरण समझा रहा हूँ, अभी नहीं सर, आपके पर्सनलाइज्ड सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए समस्या बन जाएगी नहीं कि सर मुझे फिर हर कोई कहेगा मेरा सूर्य तो छठे में बैठा है, कोई कहेगा चौथे में बैठा है। अब किसी ना किसी का कहीं ना कहीं बैठा है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मंगल और गुरु साथ में है तो भी वो ऐसे आप छल्ला या कोई रेमेडी करनी चाहिए? वो पहले तो ये देखिए ना कि उसको कष्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, बिना मतलब ग्रहों के साथ छेड़छाड़ मत करो। कष्ट इन द सेंस कैसा मतलब? कष्ट दोबारा आज वीडियो को देखना, आज इसको, है ना? जी शांति जो शुरू में आपने वो दिक्कतें बताई सारा वो। इन लक्षणों को समझ। सर हाँ गायत्री जी जी सर। बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने तांबा बताया, तांबा सूर्य का प्रतीक है, तो जैसे तांबे के लोटे में पानी पीने को कहते हैं लोग। देखिए, सोना सूर्य है और सोना गुरु भी है, ये ध्यान रखना धातुओं में जब आएगा। तांबा में मंगल का गुण भी है, तांबे में थोड़ा सूर्य का गुण भी है।
अर्थात ये रतन जब हम पहनते हैं, सूर्य का रतन और मंगल का रतन, तो जैसे मंगल का रतन मूंगा है, तो मूंगे को हम गोल्ड में भी पहन सकते हैं, मूंगे को हम तांबे में भी पहन सकते हैं। ऐसे ही माणिक जो है सोने में भी पहना जा सकता है, तांबे में भी पहना जा सकता है। यानी कि सोना बृहस्पति भी है, सूर्य भी। तो यहाँ पर हमने कैसे लिया है, मंगल को तांबा से जोड़ा गया है, सूर्य को गोल्ड से जोड़ा गया है, और इसको चांदी को चंद्रमा से जोड़ा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बचपन से हमारे घर में किचन में एक तांबे का लोटा रखा रहता है और सुबह उठ के सब उसमें से पानी पीते हैं, तो मेरा ठीक है। मतलब है कि तांबे के लोटा में जो पानी पिया जाता है वो भी सूर्य की रेमेडी है क्या? वो सूर्य की ही रेमेडी। सूर्य जो है हमारी ओवरऑल हेल्थ की रक्षा करता है। जी सर। या आप इसको ऐसे समझो, जिनका सूर्य अच्छा होता है उनकी हेल्थ अच्छी होती है। जी सर, ठीक है। उनका दिल अच्छा होता है, उनकी आंखें अच्छी होती है। लाल किताब में सूर्य को, आंखों को सूर्य से देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे वैदिक में तो शुक्र से रेटिना लेते हैं ना, यहाँ पर जो है सूर्य है जी। हाँ ब्रजेश चौकसी जी। सर 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट है सर, जैसे गुरु के लेक्चर में बताया था कि 2nd to 5th हाउस में अगर गुरु होता है तो सूर्य और चंद्र के बलाबल पे हम गुरु डिसाइड करते हैं। तो अगर सूर्य इस केस में अगर मंदा है तो मान के चलने का कि गुरु भी मंदा असर देगा? नहीं, गुरु को सूर्य की हेल्प नहीं मिलती। ऑलवेज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सूत्र बता दूं, सूर्य हमेशा मंगल को और गुरु को हेल्प पहुंचाने की कोशिश करता है। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल गुरु कहीं पर भी बैठे हो, सूर्य का प्रयास रहता है कि वो हेल्प पहुंचाए। जैसे अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो मंगल को भी हेल्प पहुंचाएगा, गुरु को भी हेल्प पहुंचाएगा। अब यहाँ पर हेल्प पहुंचाने का मतलब समझ लीजिए, पहली बात, जरूरी नहीं कि वो उसके साथ बैठेंगे जब भी हेल्प पहुंचाएगा। वो कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो मंगल और गुरु, अगर सूर्य किसी का अच्छा है तो ऑटोमेटिक हेल्प मंगल को भी मिलती है और बृहस्पति को भी मिलती है। तो मतलब सर सूर्य को मजबूत करने से गुरु और मंगल अपने आप रिजल्ट देना चालू कर। इसका मतलब ये है ब्रजेश जी कि सूर्य अगर अच्छा होगा तो गुरु जल्दी सी जो है ना मतलब खराब नहीं हो पाए उसको, क्योंकि उसको सूर्य से ताकत मिलती जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने उसमें पढ़ा था कि अगर गुरु किसी पाप प्रभाव में आ गया, अब पाप प्रभाव में आने से क्या हो गया, वो खराब, पर सूर्य उसका अच्छा है तो गुरु को मदद सूर्य से मिलेगी। यानी गुरु क्या था, गुरु हमारी ज्ञान था, हमारा नॉलेज था, पर यहाँ पर सूर्य की मदद मिलने से मतलब है सूर्य की अकल, पर उस व्यक्ति में सूर्य की अकल आ जाएगी, यानी कि दूसरों से काम कराने की अकल आ जाएगी। इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि गुरु खराब अवस्था में भी होता है तो भी व्यक्ति की अकल अच्छी होती है। तो कई बार हमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कुंडली देखने पर, नए स्टूडेंट को खास करके, यार इसका लगने में तो गुरु खराब लग रहा है पर ये तो पढ़ा लिखा है, इसकी तो डिग्री भी पूरी है, इसने तो पढ़ाई भी पूरी की है। तो आप पाएंगे कि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य अच्छा है। अगर सूर्य अच्छा हो गया तो गुरु को ऑटोमेटिक हेल्प मिल जाए। तो वहां पर ये समझाने का प्रयास था, अगर गुरु, अगर मान लो सूर्य कहीं फंस जाता है बुरी तरीके से, या सूर्य कमजोर पड़ जाता है, सूर्य मंदा हो जाता है, या सूर्य अच्छा असर नहीं दे रहा है, तो गुरु का असर भी गड़बड़ा जाएगा। ओके सर। और सेकंड, अच्छे भाव में बैठे, बेशक वो अच्छे भाव में बैठे, समझाने का मतलब ये था। जैसे 12 से लेकर 5 भाव थे, तो ये तो आप देखें, अगर हम 12वीं को छोड़ दें तो 1 से 5 तो में हम पहले भाव को, चौथे को, पांचवे को बड़ा अच्छा मानते। तो उसमें क्या समझाया था कि पहला उदाहरण क्या दिया था कि अगर गुरु भी लगन पर बैठा हो तो गड़बड़ हो सकता है अगर सूर्य चंद्रमा गड़बड़ा जाए तो। करेक्ट सर। दूसरा क्वेश्चन सर है कि अगर सूर्य अपना जो आफत आती है वो किसी और ग्रह पे डाल रहा है तो हमको उस ग्रह का बलवान बनाना चाहिए कि सूर्य का रेमेडी करना चाहिए?
ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। नंबर एक बात कि जो आफत आ रही है वो आफत दूसरे पर डालेगा। अब वो आफत का लेवल क्या है वो कुंडली के भाव डिसाइड करेगा। समझो बात को। जैसे कि सूर्य और शुक्र चौथे भाव में बैठ गए, तो सूर्य यहाँ पर बैठ करके क्या करेगा, शत्रु को डेंट नहीं मारता। तो यानी कि शुक्र को यहाँ पर ये डेंट नहीं मार रहा है, यानी यहाँ ये चोट नहीं मार रहा है। कभी भी सूर्य पीड़ित होगा तो ऐसा व्यक्ति पीड़ित होने पर अपना प्रभाव शुक्र पर डालेगा, पर यहाँ चौथे में बैठा होने के कारण ये ज्यादा असर नहीं दे पाएगा नेगेटिव, तो शुक्र पर असर कम आएगा। पर यही स्थिति सूर्य शुक्र की अष्टम में आ जाए तो, और सूर्य खराब है ही पहले से, अब वो क्या करेगा, अपनी खराबी का असर शुक्र पर और डाल देगा, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में, खास करके पुरुष की कुंडली में सूर्य शुक्र एक साथ 8वें में हो जाए तो मैरिज लाइफ की तो बस भगवान ही रक्षक है। ओके सर। और सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम इससे प्रेडिक्शन मतलब जैसे हमको साइंस भी देखना है कि मतलब क्या सिम्टम्स दे रहा है। कभी कभी हो सकता है, मैंने 2-3 चार्ट में देखने का ट्राई किया कि अगर सूर्य का स्थिति अच्छा है, वो अपना लाल किताब की डेफिनेशन से मंदा भी नहीं है, फिर भी पापा नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, सो हमको सिम्टम्स भी साथ साथ में पैरेलल ही जानना चाहिए और इस हिसाब से भी रेमेडी को तैयार करना चाहिए, या प्रेडिक्शन रेमेडी हमेशा इसी आधार पर होगी। पहली बात तो ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं देखने में आपसे चूक हुई है कि अगर बचपन में ही पिता की डेथ हुई है, अभी आगे चल के कुछ और रूल्स आएंगे कि उम्र के भाव माने कौन कैसे देखे जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा पहले भाव से, चौथा पांचवा छठा दूसरे भाव से, सातवां आठवां नौवां तीसरे भाव से उम्र का दौर देखा जाता है। फिर 10वें भाव से सीधा 10वें साल, 10वां 11वां 12वां, फिर 11वें भाव में आगे की उम्र हो जाएगी, फिर 12वें भाव में हो जाएगी, फिर ऐसे हाउस बदलेंगे कि कौन सी उम्र में, फिर वहां पर उस वर्ष फल को भी देखा जाएगा कि वर्ष फल में कहीं बहुत बुरे हालात में तो सूर्य नहीं पहुंच गया था कि पिता उनसे छिन गया। ओके। वहां सूर्य के बिना खराब हुए पिता का सुख खत्म नहीं हो, ये हमेशा ध्यान रखें। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ मालविका जी। सर 2-3 क्वेश्चंस है मेरे। एक तो ये कि जो आपने 3 धातु वाली जो रिंग बताई है, आपने बोला कि उसको खाली रिंग फिंगर में पहनना है, क्या उसको इंडेक्स में भी पहन सकते हैं? इंडेक्स में नहीं, रिंग फिंगर में पहनिए, सूर्य की उंगली। इंडेक्स ये बृहस्पति की उंगली है, जुपिटर की उंगली जी है ना, तो उसमें नहीं। कोशिश कीजिए, अगर आपने सूर्य को मदद देनी, ये हम मदद देने वाला उपाय कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने टेंशन फ्री ज्योतिष को सीखना है तो लॉजिक को समझना शुरू कर दीजिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। हम ये कौन सी मदद कर रहे हैं, 3 धातु वाली। सूर्य को मदद मिल रही है उसके मित्र ग्रहों के द्वारा, तो सूर्य की उंगली में डालेंगे तो सूर्य के तीनों मित्र उसके साथ हो गए, उसकी उंगली में तीनों मित्र उसके साथ हो गए ना, तो वो हमारे साथ, तो ये वो वाली रहे। या पूर्व दिशा में इनकी 3 चीजों को लेकर के रख दो। पूर्व दिशा भी ईस्ट मतलब सूर्य की दिशा है, वो भी हम करके कर सकते हैं। और ये रेमेडीज जभी करनी है जब हमें नेगेटिव लक्षण प्राप्त होते हैं सूर्य के कमजोर होने के। अक्सर जो सबसे बड़ी कंप्लेंट जो होती है सूर्य के कमजोर होने की, कि मेरी कोई बात समझता नहीं, मुझे लोग उतना वो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, या मुझे क्रेडिट नहीं मिलता है। मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूं पर मुझे क्रेडिट ही नहीं मिलता है, सामने वाला उस मदद को मानता ही नहीं है कि तुमने इतनी अच्छी सी मदद की थी, जबकि हमने तो बड़े ढंग से मदद की थी। तो घर परिवार में भी उन लोगों को कोई खास तहजीर नहीं दी जाती, उनके कहे का असर नहीं होता, तो ये सूर्य की कमजोर। तो ऐसे व्यक्ति का चार्ट देखोगे तो सूर्य की कमजोरी नजर आएगी। अगर चार्ट में सूर्य की कमजोरी नजर ना आए तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, या तो व्यक्ति वचन का पक्का नहीं होगा, या व्यक्ति
चरित्र के मामले में कमजोर है। अब बहुत डिटेल में जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मैं पहले एडवांस में ही समझा रहा हूँ, कुछ लोग मानसिक रूप से चरित्रहीन होते हैं। मानसिक रूप से चरित्रहीन का होने का मतलब ये है, करने में कुछ नहीं कर रहे पर मेंटली हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोच रहे। यानी कि जब सेक्सुअली हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिमाग में सेक्स संबंधी भावनाएं बहुत प्रबल प्रबल का मतलब उल्टी सीधी बेमतलब की। पहली बात तो लाल किताब सेक्स भावनाओं को गलत नहीं मानती है, पर वो कहती है बिना मतलब के मानसिक रूप से रिलेशन डेवलप करना मेंटली ख्यालों ख्वाबों के अंदर, उसको भी कहा गया है ये मानसिक रूप से चरित्रहीनता है। तो ऐसे में भी सूर्य कमजोर हो जाता है, कहते हैं शुक्र भी कमजोर पड़ जाता है। ऐसे लोगों का शुक्र धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ चला जाता है जो मानसिक रूप से चरित्रहीन होते हैं। ठीक है जी सर, एक और क्वेश्चन है सर। वैदिक हमने खाली बेसिक सीखा है, तो सर कई पॉइंट्स आप बोलते हैं कि यहाँ पे काफी लोगों ने वैदिक एडवांस तक किया कोई हुआ है। बात नहीं, ये सिर्फ उनको मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें और उसमें समानता है। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया, ये सिर्फ उनको याद दिला रहा हूँ कि तुमने वैदिक में भी यही सब पढ़ा था, तो ये वैदिक वाला ही है। ठीक है सर, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब मैंने वो कंटेंट उठाया जो लाल किताब में भी सेम है और वैदिक में भी सेम है। जी सर। आपने अपने एंगल से ही समझना है, इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। जितनी भी आज बातें सूर्य के बारे में बताई हैं वैदिक वालों ने, वो सभी बातें वह सीख रखी हैं या सुन रखी हैं। सिर्फ नया क्या है उनके लिए, नया है सूर्य को देखने का तरीका कि किस भाव में मद्दा है और किस भाव में अच्छा है। और नियम क्या है भाई, सूर्य अकेला बैठा है तो गड़बड़ करेगा, सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, अक्सर मोस्ट प्रोबेबली शुक्र के साथ बुध बैठा होता है अक्सर। तो जब सूर्य और बुध इकट्ठे मिलते हैं तो नेक मंगल तैयार होता है। यानी ये माना जाता है जिसके सूर्य और मंगल इकट्ठे हैं, नहीं सॉरी, सूर्य और बुध इकट्ठे हैं उनका मंगल नेक है। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड आएंगे मंगल के बारे में, इनमें डिफरेंस है। मंगल बद और मंगल नेक, ये ध्यान रखना, ये नेक मंगल की बात की जा रही है। यानी मंगल नेक किसे कहते हैं, नेक मंगल उसे कहते हैं जब हम किसी पर जोर जबरदस्ती से उसका पैसा नहीं छीनते, किसी को बिना मतलब चोट नहीं मारते, किसी से बिना मतलब झगड़ा नहीं करते, मैन हैंडलिंग नहीं करते, बाहुबल का उपयोग करके किसी को डराते धमकाते नहीं है, तो और अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये नेक मंगल की निशानी। पॉइंट समझ में आ रही बात। बद मंगल में कोई गारंटी नहीं, बद मंगल वाला बदमाश हो जाता है कई बार, वो मैं आगे बताऊंगा मंगल कैसे पद होता है। तो नेक मंगल का यानी कि सूर्य और बुध इकट्ठे हैं कुंडली में, तो मंगल हो सकता है उसका मंद हो परंतु वो नेक भी हो सकता है। मंद मंगल को लाल किताब कहती कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो गया कोई ऐसी बात नहीं है। जितने भी तुम लोग ज्योतिषी बन रहे हो या ज्योतिष सीख रहे हो, निश्चित रूप से आपका मंगल मंद है, इसीलिए आप लोग लाल किताब सीख रहे हो, ये समझ लो। और लाल किताब उसे बहुत अच्छे से आ जाएगी समझ में जिसका मंगल मंद हो। पर मंगल मंद तो हो सकता है पर वो नेक भी हो सकता है। नेक किसका होगा, जिसकी कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हो जाएंगे तो नेक होता है। यानी कि वो नेक नियति से मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, ये मंगल नेक। वो बिना अपने हक के, यानी हक भी नहीं है उसका, वो किसी से जोर जबरदस्ती से छीन झपट करके काम नहीं करना चाहता। तो ऐसे बुध सूर्य इकट्ठा मिल गए तो बहुत अच्छा हो गया। अब जो भी ग्रह उसके साथ बैठेगा उसके हिसाब से अलग अलग चीजें समझ में आ जाएंगी, जैसे जैसे आप लाल किताब की व्याकरण और थ्योरी समझते चले जाओगे। धीरे धीरे हर रोज हर क्लास में आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, नए नियम सीखोगे। एक बार मैं चाहता हूं कि आप ये 9 ग्रहों को सीख जाएं कि कैसा मद्दा देखा जाता है, कैसा अच्छा देखा जाता है, ताकि आपको तुरंत फिर जब बात आएगी ना करने की तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ओह अच्छा ये चीज तो ऐसे है। ये ग्रह
इस भाव में बैठ करके या इस फला ग्रह के साथ बैठ करके इस तरह का ये अच्छा असर या बुरा असर देगा, क्योंकि आपको नियम याद है ना। ये हाँ अमरज्योति जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आप बताए थे जो नमक का जो आपने बताया 3 प्रकार का जो नमक है, इसमें से मुझे एक मन में एक प्रश्न उठा है। जो हम लोग जैसे वास्तु के हिसाब से कुछ हम लोग टॉयलेट्स वगैरह में हम लोग नमक रख देते हैं। हाँ। अगर उसमें सर हम लोग को ये जैसे पिंक वाला सर हम लोग रख देंगे तो वो तो हमारा वो पहली बात तो वहां पे समुद्री नमक रखना चाहिए और डलों के रूप में रखना चाहिए। ओके सर। है ना। हाँ, ये पिंक साल्ट नहीं रखना चाहिए कभी भी ओपन में। सर प्लीज ये क्वेश्चन अमरज्योति जी का रिपीट करेंगे प्लीज सर। अमर जी कह रहे हैं जो हम वास्तु दोष को दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर लिखा होता है कि कटोरे में भर के रख दो, कहीं की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है। कई बार आपने सुना होगा कि पोछा लगाओ, नमक के पानी का पोछा लगा दो, तो इसमें नेगेटिव आयन को सोख लेने की शक्ति होती है नमक के अंदर, तो अक्सर वास्तु रेमेडीज में ये उपयोग हो जाता है। तो मैं अमर जी को ये बता रहा हूँ समुद्री नमक का इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर हम पिंक साल्ट यूज करेंगे तो ये सूर्य को कमजोर कर देगा, वो हमने नहीं करना। ठीक है। अगर समुद्री नमक खाने में खाएंगे तो धीरे धीरे हमारे सूर्य को कमजोर करेगा, और सूर्य हमारा तेज है, तेज प्रभाव, वो सूर्य तेज है। अगर आपका रुआब इतना है, ये समझिए मैं एक एग्जांपल से समझा दूं कि आपके नीचे का काम करने वाला व्यक्ति अगर 2 बार सोचे कि मैं इससे ये बात पूछूंगे ना पूछूं, तो वो हमेशा बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपके साथ बात करेगा, क्योंकि वो डरता है कि अगर स्पष्टवादिता से बात नहीं की या इधर उधर की बात करी तो तेरे डांट पड़ जाएगी। तो इसका मतलब आपका सूर्य तेज। जैसे कि आपको अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बात करने का मौका मिले और कहे भाई 1 मिनट का समय आप बात करो, तो आप वही बात करेंगे जो बात बोल, जो आपके बात में दिमाग में पहले से फीड कर रखी होगी, और आप उस बात को कई बार रिपीट करेंगे, कहीं मैं भूल ना जाऊं बोलते समय, कहीं मैं कोई गलत शब्द का इस्तेमाल ना कर जाऊं, तो आप शब्द शब्द याद रखेंगे। पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति से उस व्यक्ति को कह दिया जाए बात करने के, तो फालतू बात से शुरू करेगा। हाँ मैं आ रहा था रास्ते में, जो है बरसात हो गई। नहीं काम क्या है बताओ। हाँ जी बस वो फिर मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट तो हो गया हूं मैं, मतलब फालतू बात करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा। इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसको ठीक करने की जरूरत है। टू द पॉइंट कहीं सर बस 1 मिनट मतलब एक ही बात करनी है। हाँ सर बताइए। वो टू द पॉइंट आपको बात कह दे तो समझ लेना आपका सूर्य ठीक था। और आप कि बिना इजाजत के गप्पे मारने की कोशिश करें, बिना मतलब आपका टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करें, और उम्मीद करें कि आप डांट नहीं मारोगे, तो समझ लेना कि आपका सूर्य कमजोर है। वर्षफल देख लीजिए बना करके। तो ये एक आपको एक आसान लक्षण बता दिया मैंने। गुरुजी और एक वास्तु के जो उपाय रहते हैं, जैसे पूर्व दिशा में राम दरबार या राम जी का राम दरबार और हाँ तो राम जी का भगवान फोटो। राम मैंने आज क्या बताया है, हाँ भगवान सर। राम भी सूर्य है, तो वहां पे लगा सकते हैं हम लोग हाँ पूर्व दिशा में। बिल्कुल डेफिनेटली लगा सकते हैं। भगवान राम प्रतीक है सूर्य के, वो क्षत्रिय भी हैं, वो राजा भी हैं, वो पालनकर्ता भी हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, वो संयमशील व्यक्ति भी है। विष्णु जी में जो गुण होने चाहिए वो गुण एक सक्षम और श्रेष्ठ राजा में। अब विष्णु जी का तो गुण ये भी था कि मोहिनी का रूप धारण कर लिया। विष्णु जी में तो ये भी गुण है कि मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किसी से नहीं हो रही है तो विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी उसे चालाकी और अकल से भी ठीक करते हैं। तो वही अकल सूर्य की अकल कही गई है कि दूसरे को दूसरी के जाल में कैसे फंसाना है, ये भी सूर्य की अकल है। तो राजा करता क्या, राजा यही काम करता है। सूर्य को समझना हो तो राजा को समझो, भगवान राम को समझो,
विष्णु जी की शक्तियों को समझो। भगवान विष्णु क्या है? सभी के पालन करता है। जिसको भी सूर्य अपना उच्च का बना के रखना। अब यहाँ लाल किताब बार बार ऐसी बात करेगी उच्च का। इसको उच्च का मतलब ये मत समझ लेना कि आपका सूर्य मेष राशि में आके बैठ जाएगा, ये गलती मत समझ लेना। जो ग्रह जिस भाव में जिस राशि में बैठा है वो वहीं पे बैठा रहेगा, चाहे आप कोई उपाय करो, पर उसका कहने का मतलब होगा कि उच्च के समान फल दिखाएगा। तो लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है? अपनी कमाई का 25% हिस्सा, अपनी कमाई का 25% हिस्सा धर्म पर, पुण्य कर्मों पर, धर्म पर, पुण्य कर्मों पर और दान पर खर्चने वाला व्यक्ति का सूर्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। हमारे यहाँ पर 1/10 हिस्सा दान करने की बात कही है, पर अगर सूर्य अच्छा बनाना है तो 1 लाख कमाते हो तो 25,000 रुपये खर्च करो, दान पर, धर्म पर, पुण्य कर्मों पर कर अच्छा करो, तो सूर्य अच्छा होगा। सूर्य अच्छा होगा तो प्रभाव क्षेत्र अच्छा होगा, बड़ा होगा। बच्चा भी 2 बार मतलब सोचेगा आपसे बात करने में कि हाँ पापा नाराज तो ना हो जाए। परंतु एक चीज ध्यान रखना, सूर्य की मिजाजी गर्म मिजाजी है, पर वो गर्म मिजाजी बिना मतलब किसी को परेशान नहीं करती। वो हमेशा गर्म मिजाजी चीजों को मैनेज करने में होती है, मैनेज करने के लिए होती है गर्म मिजाजी, डैमेज करने के लिए होती है। हमेशा सभी लोग बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, सूर्य की गर्म मिजाजी मैनेज करने के लिए होती है, डैमेज करने के लिए नहीं। मंगल की गर्म मिजाजी डैमेज करने के लिए होती है, मैनेज करने के लिए नहीं होती। इसलिए सूर्य जो गर्मी दिखाता है, यानी कि जो बड़ा अधिकारी जिसका सूर्य अच्छा होगा, वो गर्मी जो दिखाएगा चीजों को सही ढंग से मैनेज करने के लिए दिखाएगा, बिना मतलब अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गर्म मिजाजी नहीं दिखाएगा। अर्थात सूर्य की मंशा क्या होती है? सामने वाले को सही ढंग से राह दिखा दे, उसको सुधार दे, पर उसको डैमेज ना करे। अगर कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी छोटे कर्मचारी को डैमेज मारता है अपने पद का दुरुपयोग करके, तो ये सीधा सीधा लक्षण है कि उसका सूर्य अच्छा है ही नहीं और उसको अपने डिपार्टमेंट में सफलता भी नहीं। इसलिए अगर कोई भी हमारे में स्टूडेंट ऐसा है जो सरकारी अधिकारी है, तो नीचे वाले लोगों को डैमेज नहीं करे, बस डांट धमका करके छोड़ दे, गर्मी दिखा के छोड़ दे, अपनी सूर्य वाली गर्मी दिखाए और छोड़ दे। मतलब ये नहीं कि उसका नौकरी से ही निकल जाए वो, या नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाए बेचारा, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा हाँ, सूत्र बताया सर ने। हाँ शशि जी। सर नमस्कार। नमस्कार बेटा। सर 2 क्वेश्चन, 2 डाउट है सर। हाँ बताइए। जैसे हम वैदिक में राशि परिवर्तन लेते हैं, क्या बताइए? वैदिक में राशि परिवर्तन को हम देखते हैं, तो क्या लाल किताब में हम राशि परिवर्तन को देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे, पर इसमें राशि परिवर्तन नहीं होता, इसमें भाव परिवर्तन है एक प्रकार जी। राशि परिवर्तन नहीं है कि किस भाव का स्वामी कहां पर आकर के बैठ। जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि का घर यहाँ जन्म पत्रिका में कौन सा है? 10वां भाव है, 11वां भाव है, और सूर्य का कौन सा भाव है? 5। पहले में तो उच्च का हो गया, उसका भाव तो 5वां है। अब शनि तो 5वें में आके बैठ जाए और सूर्य 10वें में जाके बैठ जाए, तो ये परिवर्तन हो गया। तो इसको लाल किताब कहती है अब ये मददगार हो गए, सूत्र बदल गए ना। हम क्या कह रहे थे कि सूर्य शनि दुश्मन है एक दूसरे के, परंतु लाल किताब कह रही है अगर सूर्य शनि के घर में बैठ जाए, शनि सूर्य के घर में बैठ जाए, तो ये शत्रु व्यवहार नहीं करेंगे, ये मददगार हो जाएंगे, एक दूसरे के मदद पहुंचाएंगे। और मदद किस तरह से मिलती है? अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई सेक्रेटरी हो, या आपकी पोस्ट ऐसी हो जाए जिसमें सेक्रेटरी मिल जाए आपको, जिसमें अक्सर गवर्नमेंट जॉब में सेक्रेटरी मिलते हैं या नेताओं को सेक्रेटरी मिलते हैं, या प्राइवेट जॉब में भी जिनके पास पर्सनल सेक्रेटरी हो, तो उनका जब ही होता है जब उनकी कुंडली में सूर्य शनि विरोध में नहीं होते बल्कि मदद में होते हैं, तो उनको सेक्रेटरी मिलता है।
जब सूर्य और शनि की इक्वेशन ठीक होती है तो उस व्यक्ति को सेक्रेटरी मिले। सेक्रेटरी शनि ग्रह का प्रतीक है और बॉस सूर्य का प्रतीक है, तो बॉस को सेक्रेटरी मिला यानी सूर्य शनि सही हालात के अंदर है। अगर शनि का हालात गड़बड़ है, सूर्य ठीक भी होगा तो सेक्रेटरी नहीं होगा, तो सेक्रेटरी नहीं होगा तो आप बड़े पद पे नहीं जाओगे, ऊंचाई पे नहीं पहुंचोगे, आपकी स्थिति वहीं पर एक बनकर रह जाएगी, एक लोकल लेवल के ऊपर आप रहोगे, ऊपर लेवल पे नहीं जा पाओगे। तो लाल किताब सूर्य ऐसे बोस सर, यानी कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि सूर्य बोस और शनि सेवक। शनि तो यानी कि सेवक है, सूर्य, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर ये वो वाला सेवक नहीं है, वो शनि का कमजोर होने से वो सेवक ज्यादा हो जाता है। पर शनि और सूर्य दोनों के हालात अच्छे होते हैं तो एज ए सेक्रेटरी काम करता है। सेक्रेटरी जस्ट राजा की तरह, मतलब उस बॉस के वाले काम वो खुद निपटा सकता है। क्या कहते हैं, अरे यार बॉस नहीं मिला, उसके सेक्रेटरी से बात कर लो। राजा से बात करवाने का जरिया सेक्रेटरी के पास होता है, यानी बॉस से बात कराने का जरिया या पावर उस सेक्रेटरी के हाथ में होता है। डिसीजन मेकिंग, उसके ना होने से डिसीजन मेकिंग, फिर वही शनि नहीं, डिसीजन पूछ के मेकर। तो करेगा सूर्य से, इजाजत के बिना सूर्य की इजाजत के शनि डिसीजन नहीं लेगा, पर शनि उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो उसके बहुत सारे काम, यानी राजा के तनाव को, मैंने अभी क्या सूत्र बताया था, सूर्य अपने ऊपर टेंशन नहीं पाल के बैठता भाई, वो अपनी टेंशन दूसरे को पकड़ा देता है। तो यहाँ पर जब शनि मददगार हो जाएगा तो अपनी टेंशन किसको दे देगा, सूर्य को, शनि को दे देगा। वो कहेगा अच्छा मेरे ये फलाने 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 काम तू निपटा, मुझे तो मेन डिसीजन लेने के लिए बता, बस क्या यस और नो ये मैं बोलूंगा, बाकी तू सुलट इन लोगों को सभी। जैसे अक्सर लोग अपने नेता लोग करते हैं कि जब डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपके मंत्री जी के सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी, तो मेन बात होगी, कोई फाइनल बातचीत होगी तो आपको मंत्री जी के साथ मुलाकात, ठीक है। सर सेकंड एक क्वेश्चन सर, क्या हमारे पास यहाँ अस्त का कॉन्सेप्ट है सर? नहीं, उसके जैसा कंसेप्ट है, अस्त का नहीं है, उसके जैसा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम सर।